हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल दांगी अकेडमी। की प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना ज़रूरी है, जिससे एग्ज़ाम का पैटर्न हमें क्लियर हो जाए। तो दांगी अकेडमी पर आप लोगों के लिए ओल्ड क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ स्टार्ट की गई है। इससे पहले भाई इस चैनल पर बहुत सारे ओल्ड क्वेश्चन पेपर अपलोड किए जा चुके हैं। यदि आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले उन वीडियो को देख लीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला पेपर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जिन भी स्टूडेंट ने अपनी पहली भाषा के रूप में हिंदी को चुना है, तो हिंदी के क्वेश्चंस किस प्रकार से आते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको यही देखने को मिलेगा। तो देखते हैं, हिंदी में आते हैं कुल आपके 30 प्रश्न। तो 30 प्रश्न किस टाइप से आते हैं वो देखना है हमें। पहला प्रश्न है, कौन वर्ण घोष नहीं है? कौन वर्ण घोष नहीं है? ऑप्शंस आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे, ए, छ, अ और ड। तो इसमें से जो वर्ण घोष नहीं है वो छत्री वाला या छाते वाला जो अक्षर है वो वर्ण घोष नहीं है। किस शब्द में ऋषि स्वर नहीं है? यानी जब आप इन शब्दों को पढ़ेंगे तो आपको ऋषि का उच्चारण किस शब्द में नहीं मिल रहा है वो बताना है। तो आपको इन्हें पढ़कर देख लेना चाहिए। पहला ऑप्शन है कृपा, कृष्ण, दृष्टि और रिवास। तो देखिए नीचे जो आपको क्र दिख रहा है एक हलंत जैसा, ये ऋषि का उच्चारण कर रहा है। तो इन तीनों में तो ऋषि है। ऑप्शन नंबर डी जो बचता है उसमें आपका ऋषि का उच्चारण नहीं हो रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किन ध्वनियों को अनुस्वर कहा जाता है? किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? स्वर के बाद में आने वाली नसिक की ध्वनियाँ, स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियाँ, स्वर के साथ आने वाली ध्वनियाँ या व्यंजन के बाद में आने वाली ध्वनियाँ। तो हमेशा ध्यान रखिए, अनुस्वार यानी कि सबसे पहले क्या होगा, वो ध्वनि स्वर के बाद में आएगी। जैसे ही आप किसी भी स्वर को अपने मुंह से उच्चारित करेंगे और उसके बाद से जो नसिक यानी नाक के द्वारा जो ध्वनियाँ निकलती हैं, नसिका से आपकी जो नाक से अटैच होता है उसे कहा जाता है अनुस्वार। किस शब्द में गुण संधि है? सिंधुर्मी, नारीश्वर, भारतेंदु, लोकेश्वर्य। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा गुण संधि भारतेंदु में है। वृक्षाया का संधि विच्छेद होगा वृक्ष प्लस छाया, वृक्ष प्लस छाया, वृक्षश्च प्लस छाया और डी वृक्ष प्लस छाया। तो यहाँ पर हो जाएगा वृक्ष प्लस छाया। तो हमेशा ध्यान रखिए ये छ और ये छ मिलकर यहाँ पे बना रहा है छाया। श्मश्रु शब्द का तद्भव रूप होगा। तो तद्भव और तत्सम की परिभाषा सहित हमें मालूम होना चाहिए, तो हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन सा शब्द तद्भव है और कौन सा शब्द तत्सम है। तो देख लेते हैं यहाँ पर मूछ, अश्रु, आंसू और ससुर। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका मूछ एक तद्भव शब्द है। विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? नाम से समझ में आ रहा है, विपरीत जो भी शब्द विपरीत अर्थ का बोध कराए उसे विलोम शब्द कहा जाता है। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता रंग, आकाश, जाति और अक्षर। तो कोई भी जो वर्ण शब्द है उसका अर्थ आकाश कभी भी नहीं होता है। वर्ण जाति को भी बताता है कि किस वर्ण का है। कोई अक्षर लिख रहे हैं तो उसे हम वर्ण भी कह सकते हैं, और किस वर्ण का है ऐसे जनरल या आम भाषा में कहा जाता है सफ़ेद वर्ण का, कृष्ण वर्ण का। तो ये रंगों से भी रिलेटेड होता है। कौन शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? जलज, अंबुज, मनसिज और पंकज। तो देखिए यहाँ पे जलज ये भी कमल का पर्यायवाची है, अंबुज भी है और पंकज भी है। मनसिज कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो के लिए एक शब्द होगा। मनन, बेध्यान, मनवा या अन्य मनस्क। तो अन्य मनस जिसका ध्यान दूसरी तरफ हो या अन्य मन की ओर जिसका ध्यान हो, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इस चैनल पर आपको सारे सब्जेक्ट के ओल्ड क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, जिससे आप उसका एग्ज़ाम का पैटर्न भली भांति समझ पाएंगे कि किस सब्जेक्ट में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। साथ ही हर टॉपिक की आपको डिटेल में स्टडी भी इस चैनल पर करवाई जाएगी। इसलिए यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही आपके लिए कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आपको वीडियो ईजिली विजिबल हो जाए। अभिधा शब्द शक्ति में है। वाच्यार्थ प्रकट होता है, लक्ष्यार्थ प्रकट होता है, व्यंग्यार्थ प्रकट होता है, विचित्र अर्थ प्रकट होता है। किस टाइप का? तो यहाँ पर होता है वाच्यार्थ अर्थ प्रकट होता है।
भाववाचक संख्या के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर ये संज्ञा के प्रकार है, तो भाववाचक में क्या हो जाएगा, पशु पक्षी, गुण दोष, दिशा और आभूषण। तो गुण दोष, हम किसी भी व्यक्ति के गुण और दोषों की विवेचना कर रहे हैं तो वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। मदन काली पतलून पहन कर खेलने आया में विशेषण है। इस वाक्य में हमें विशेषण बताना है, तो यहाँ पर क्या बता रहा है वो कि किस टाइप की पतलून पहन कर आया है, वो काली, तो यही आपका विशेषण हो जाएगा जो शब्द की विशेषता बता रहा है। विशेषण यानी जो शब्द की विशेषता बताए, तो काली पतलून। अगला क्वेश्चन, वह मोहन के खालिस्तान कोई नहीं था वाक्य में रिक्त स्थान पर प्रयुक्त होगा। वहाँ मोहन के या कोई नहीं था, और कोई नहीं था, अलावा कोई नहीं था या अथवा कोई नहीं था। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप एक एक ऑब्जेक्टिव को उस स्थान पर रखकर पूरे वाक्य को पढ़कर देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये समझ में आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं होते। तो यहाँ पर आ जाएगा, वहाँ मोहन के अलावा कोई भी नहीं था। हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। इस वाक्य में तक है, क्या है, मतलब तक क्या है, समुच्चय बोधक अवयव है, क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है या विस्मय बोधक है। तो हमें सफलता मिलने तक क्या बता रहा है आपको, संबंध, यानी कि उस पॉइंट तक जब तक आप सफल नहीं हो जाते, तो संबंध बोधक अवयव हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। को और के लिए कारक के चिन्ह हैं, संप्रदान कारक, करण कारक, अपादान कारक और संबोधन कारक। तो ये को और के किस में आते हैं, संप्रदान कारक में। उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं, ये वाक्य के अंग हैं। तेंदुलकर ने 1 ओवर में 5 छक्के लगाए, इस वाक्य में उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है इसमें, तेंदुलकर, इसमें आपका उद्देश्य हो जाएगा। विराम चिन्ह का नाम है अर्धविराम, विराम, अल्प विराम या हंस पद। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विराम चिन्ह का क्या नाम है, ये जो आपको विराम चिन्ह दिया हुआ है ये एक अर्ध विराम चिन्ह है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, तो हमेशा ध्यान रखिए, स्पेशल आपको किसी भी वर्ड को बताना है तो वहाँ पर हम कोष्टक लगाते हैं और उसके अंदर उसको लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। अवसर का लाभ उठाने के लिए उपयुक्त है, बहती गंगा में हाथ धोना, आकाश पाताल एक करना, फुलाना समाना और अंगारों पर पैर रखना। चूँकि एक मुहावरा है तो हमें इसका अर्थ मालूम होना चाहिए। तो बहती गंगा में हाथ धोना यानी अवसर का लाभ उठाना। बाधा डालना मुहावरे का अर्थ है पाला पड़ना, रोड़ा अटकाना, बरस पड़ना और दांतों में जीभ होना। तो इसका सही आंसर आ जाएगा रोड़ा अटकाना, बाधा डालना। अपना हाथ जगन्नाथ का अर्थ है मनमानी करना, अपना हाथ पूजनीय होता है, अपने हाथ से काम करना ही उपयुक्त होता है और अपने हाथ से दान करना। तो तीनों क्वेश्चन में आपको मुहावरे पूछे गए हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो अर्थ है वो हो जाएगा अपने हाथ से काम करना ही उपयुक्त होता है। मैं तुम सबको खूब समझता हूँ, तुम सब एक जैसे हो के लिए उपयुक्त है। चोर चोर मौसेरे भाई, एक ही थाली के चट्टे बट्टे, केर बेर का संग, जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ। यहाँ पर हो जाएगा एक ही थाली के चट्टे बट्टे यानी सारे लोग एक जैसे। अधिसूचना प्रकाशन कहाँ होता है, तो ये होता है गजट। कोई भी अधिसूचना या सरकारी इन्फॉर्मेशन जो निकाली जाती है, आप किसी भी न्यूज़पेपर में देखेंगे तो वहाँ पे लिखा होगा राजपत्र या गजट। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। निविदा सूचना का उद्देश्य होता है सामान की आपूर्ति करवाना, सामान की नीलामी, निर्माण कार्य करवाना, उक्त तीनों काम। तो यहाँ हो जाएगा कोई भी जो निविदा निकलती है वो तीनों काम की पूर्ति करवाती है, नीलामी भी करवाती है, किसी निर्माण कार्य के लिए भी निकाली जाती है और यदि किसी सामान की आवश्यकता है तो उसकी आपूर्ति करवाने के लिए भी उसको निकाला जाता है निविदा को। किसी कार्यालय द्वारा एक साथ अनेक प्रेषितों को भेजा जाने वाला शासकीय पत्र, ज्ञापन या आदेश क्या कहलाता है, तो जो एक साथ भेजा जाता है उसे कहा जाता है परिपत्र। अब आपको एक गद्यांश दिया है, इसे पढ़ना है और इसके बाद कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उनके आंसर्स देना है। तो सबसे पहले इस गद्यांश को केयरफुली रीड करना है। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंदी चक्की के समान होगी जो उसे दिन रात अवनीति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहों के समान होगी जो उसे दिन रात अवनति के गड्ढे से गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहों के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। यहाँ पर एक लाइन रिपीट हो गई है।
प्रश्न देखते हैं इसके। इस गद्यांश का शीर्षक हमें बताना है। कुसंग की महत्ता, अच्छी संगति, संगति या युवा पुरुष। तो यहाँ पर देखिए दोनों टाइप की संगति दी है हमें, अच्छी और बुरी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी यानी संगति इसका शीर्षक सही हो जाएगा। कुसंग का अर्थ होता है कुशल साथी, कक्षा के साथी, संगीत के साथी और बुरी संगति। तो कुसंगति यानी कि बुरी संगति। इस गद्यांश का केंद्रीय भाव क्या है? संगति का महत्व, युवा पुरुष, नीति और सद्वृत्ति, उन्नति। तो यहाँ पर ये केंद्रीय भाव यानी किसको बताना चाह रहा है? ये संगति के महत्व को बता रहा है कि अच्छी संगति आपके जीवन में क्या कर सकती है और बुरी संगति क्या कर सकती है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। इसी टाइप की और अपडेट पाने के लिए दांगी एकेडमी पर बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।